बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। आई होप कि सब लोगों का हो गया होगा, नहीं हुआ है तो मेरे से पूछ लें जरूर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे क्या बढ़ रहा हूँ, आज हमने देखना बच्चों पोजीशन वेक्टर, कॉमा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ये हमारा देखना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर से पहले, ठीक। हमारा फिर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बचा रह जाएगा। इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को मैं बाद में पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, जहां एनसीईआरटी में पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे ना। देखें सबसे पहले पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के लिए हमें क्या करना है बच्चों, अगर मान लो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप कैसे दिखाते थे, एक्स वाई प्लेन के अंदर आप 10th क्लास में किसी पॉइंट का पोजीशन दिखाते थे, कैसे दिखाते थे, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, ठीक है। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 है, किसी पॉइंट की पोजीशन दिखानी है तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना होता था किसी एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से चारों कोऑर्डिनेट में आप पॉइंट को लोकेट कर सकते थे, ठीक है। हम यहां पर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को वेक्टर की फॉर्म में अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम वेक्टर स्पेस में, अगर हमारा कोई वेक्टर है मान लो, तो वेक्टर को हम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ये एक्स वाई जेड फ्रेम है हमारा, रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन है, अगर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर स्पेस में पॉइंट है तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा, इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। कहां से पोजीशन दी जाती है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दी जाती है, ओरिजिन से के रिस्पेक्ट में पोजीशन दी जाती है किसी भी पॉइंट की, ठीक है। अगर ये कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इस पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा वो हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। कौन होगा इस पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर, ये होगा ओपी। तो ये जो वेक्टर है ओपी, दिस वेक्टर ओपी जो है वो हमारा कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इसको आर से डिनोट करते हैं। कैसे निकलता है, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बच्चों, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर होगा आर ओपी, आर इज इक्वल टू ओपी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आपने पॉइंट पी का, जो आपने पॉइंट पी की पोजीशन को जो आपने वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ऑफ द पॉइंट पी, ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी की एग्जैक्ट लोकेशन को डिफाइन कर रहा होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड ओ से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस को मेजर करता है कि ओरिजिन से इस पॉइंट की जो दूरी है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0,0। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, 10th में आपने यूज किया, तो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ओ और पी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, ओ और पी के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओपी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉइंट ओ से पॉइंट पी की डिस्टेंस होगी, क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पिछली क्लास में इसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखा चुके हैं। साथ में ये जो लेंथ है, ये जो वेक्टर है,
इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी आएगी। लोकेशन कैसे आएगी? अगर ये एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री के एंगल पे है ओपी लाइन, वाई एक्सिस से बीटा पे है, जेड एक्सिस से गामा पे है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। क्लियर बच्चों? तो ये जो है हमारा पोजीशन वेक्टर है। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइंड अगर जैसे क्वेश्चन आपके पास हो, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, फाइंड पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ अ पॉइंट whose coordinate are क्या है? 3, -2, 4। ठीक है, हमारे पास अगर ये कोऑर्डिनेट गिवन है किसी पॉइंट का, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों? r इज इक्वल टू, बहुत आसान है, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है तो उस इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया 3i कैप -2j कैप +4k। ठीक है, तो ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से? ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई √3² प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर √ ठीक है, तो ये लेंथ और डायरेक्शन दोनों बता रहा होता है। इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को ये वेक्टर डिफाइन कर रहा होता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो आप ऐसे जो है पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें, अगर हम दूसरी बात यहां देखें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? मान लो सपोज ये हमारा रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है, ठीक, कोई पार्टिकल है, ये पॉइंट ए पे था, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो r1 है। पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज r1। पार्टिकल है, इस पॉइंट ए पे था, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। ठीक है, कुछ समय के बाद ये मूवेबल पॉइंट है, मूव कर रहा है, कहीं मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे स्पेस में मूव कर रहा है। इस पाथ में मूव करता हुआ ये पार्टिकल t टाइम के बाद यहां पहुंच गया। जब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? चेंज होके ये हो गया r2। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर चला आया। तो ये जो है, ये क्या है? ये पाथ ट्रेस्ड बाय दिस पार्टिकल, पाथ फॉलोड बाय दिस पार्टिकल। ठीक है, तो मैंने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। बी से ए की तरफ को नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम बी टू ए नहीं। ठीक है, शॉर्टेस्ट ये भी है और वो भी है, दोनों ये डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ है? ए से बी की तरफ को हुआ है। तो ये जो वेक्टर है मेरा ए बी वेक्टर, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो मुझे ये ए बी फाइंड करना है। तो इस ए बी को फाइंड करने का क्या तरीका होगा जरा बताओ तो सही। तो ये मुझे ओ ए बी एक ट्राइंगल मिल रहा है। ठीक है, जब भी हमें ट्राइंगल मिलेगा और ट्राइंगल में हमारे सामने दो वेक्टर्स होंगे और तीसरा वेक्टर हमें फाइंड करना होगा, तो हम क्या लगा देंगे? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। तो अगर मैं यहां ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं बच्चों, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि जो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर्स हैं, देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दोनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में हैं। ठीक है, ये दोनों ऐसे गया, सेम ऑर्डर है, और ये वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है। तो अपोजिट ऑर्डर वाला जो वेक्टर होता है वो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम होगा। है, ये दोनों सेम ऑर्डर में वेक्टर्स हैं, तो यानी OA प्लस AB इज इक्वल टू OB होगा। ठीक है, तो AB जो है, यहां AB इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
तो ए बी वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ ए बी वेक्टर मेरे पास आएगा, यहाँ क्या आएगा निकल के बच्चों, ओ बी माइनस ओ ए, ये मेरा निकल के आएगा ए बी वेक्टर, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ओ बी क्या चीज है, बी का पोजीशन वेक्टर है, बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ओ ए क्या चीज है, पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो हमें अगर ए बी वेक्टर फाइंड करना है, ए बी वेक्टर फाइंड करना है, तो बाद में क्या लिखा हुआ है, बी, तो बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी कितना है, ओ बी इज R2, ओ बी कितना लिया है ना, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो वेक्टर फाइंड करने का क्या तरीका है, वेक्टर फाइंड करने का क्या तरीका है बच्चों, हेड का पोजीशन वेक्टर, अगर हेड दिया हुआ है, ये हेड का पोजीशन वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर का ये हेड है, बी इज द हेड ऑफ ए बी वेक्टर एंड ए इज द टेल ऑफ ए बी वेक्टर। तो हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, याद रखें। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, मान लो सपोज अगर हमारे पास एक ये वेक्टर है, ये पार्टिकल का पोजीशन है ए, ठीक है, ये पोजीशन है बी, ये है सी, और ये पोजीशन है बी। पार्टिकल जो है ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे आ गया। आपने कोई भी वेक्टर निकालना है, मान लो आपने बी सी वेक्टर निकालना है, ये निकालना है बी सी वेक्टर, ये है आपका R1, बी का पोजीशन वेक्टर है R2 और सी का पोजीशन वेक्टर है R3। ठीक है, तो आपने BC वेक्टर निकालना है, तो ये BC वेक्टर क्या होगा, BC वेक्टर होगा OC माइनस OB। BC क्या होगा, देखो बाद में कौन है, C, बाद में कौन है, C, OC माइनस OB। OC इज हेड, OC इज पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड, OC माइनस OB। तो फिगर से डायरेक्टली देख सकते हो, डायरेक्टली चेक करो हेड कहां है, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और अगर आपके पास फिगर नहीं है तो इससे देख लोगे, बाद में सी लिखा हुआ तो OC माइनस OB, यानी क्या होगा, R3 माइनस R1। आपका BC जो होगा वो क्या होगा, R3 माइनस R1। ठीक है, अगर आपको सपोज ये वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर निकालना है, AC निकालना है, AC वेक्टर निकालना है, तो AC वेक्टर क्या होगा जरा बताओ तो सही। AC में हेड कहां है, C पे, तो OC माइनस OA, यानी R3 माइनस R1। अगर हमने AC वेक्टर निकालना है तो AC वेक्टर क्या होगा, OC माइनस OA, यानी हेड का पोजीशन वेक्टर R3 OC या माइनस OA, या आपके पास AC जो होगा हेड का पोजीशन वेक्टर R3 माइनस R1। ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल अगेन मूव कर रहा है, यहां पे कोई पॉइंट हो डी, तो आपने ये निकालना हो BD वेक्टर, तो वो भी निकाल सकते हैं। BD वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट है D, तो BD वेक्टर हो जाएगा D का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन। अगर आपने AB निकालना है, AB तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। अगर आपने जो है CD निकालना है, CB निकालना है, तो CB में हेड कहा जाएगा B पे, तो R2 माइनस R3। तो हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, ऐसे निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर अगर सपोज ऐसी सिचुएशन है आपके सामने, अगर इसी सिचुएशन में मैंने क्या निकाला, अभी मैंने जो निकाला है, हमने बच्चों क्या देखा, अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट है A, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, और ये कोई पॉइंट है B, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है, तो ये AB जो वेक्टर होगा मेरा, AB जो वेक्टर होगा वो AB वेक्टर क्या होगा मेरा, AB वेक्टर होगा बच्चों हेड B का पोजीशन वेक्टर, हेड का पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1। ठीक है, अब R1 क्या होगा जरा देखें। R1 जो है अभी मैंने बताया पोजीशन वेक्टर, अगर पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। ठीक है, तो R1 क्या होगा मेरा, अभी मैंने बताया, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, तो R1 होगा मेरा x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। R1 जो होगा यहां वो क्या होगा,
x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और R2 क्या होगा जरा देखें, ये R2 होगा हमारा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, और जब मैं R2 माइनस R1 यहां करूंगा, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 करो तो क्या आएगा, ए बी यहां से आएगा। R2 की वैल्यू रख दो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस क्या, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, तो आपका ए बी क्या आएगा मेरे बच्चों, ए बी आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो आपको ये वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला, अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है, पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, तो आपने ए से बी की तरफ को पॉइंट करने वाला जो वेक्टर होगा वो कैसे निकालोगे, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। और इससे क्या कंक्लूजन निकाला, अगर क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, वो कहे कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट इतना है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट इतना है, कितना है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, x1 y1 z1, x1 y1 z1, ये कुछ भी हो सकता है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। ठीक है, तो आपने ए बी वेक्टर बताना हो तो जो ए बी वेक्टर होगा, अगर मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट पता हो तो जो ए बी वेक्टर होगा, ए से बी की तरफ को जो वेक्टर पॉइंट करेगा वो वेक्टर क्या होगा, हेड का एक्स कोऑर्डिनेट x2 माइनस टेल का एक्स कोऑर्डिनेट x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो आप वेक्टर को ए से बी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे ऐसे R2 माइनस R1, तो पोजीशन वेक्टर में R2 और R1 गिवन होंगे, तो ऐसे R2 माइनस R1 करके आप यहां पोजीशन वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, पोजीशन वेक्टर से भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं और कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं। कहा कि एक पार्टिकल इस पॉइंट से होता हुआ इस पाथ को फॉलो करता हुआ बी पे गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, आपसे कह दे फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, तो बाद वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टेल का एक्स कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, ये लेंथ है, लेंथ पाथ लेंथ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, एंड ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। क्लियर है बच्चों? नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देखते हैं और इस पे अपने पोजीशन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स A and B are 2, 3, 5 and 6, 4, -2 रिस्पेक्टिवली। ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइंड मॉड ऑफ ए बी। आपने ए बी वेक्टर निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, 3, 5, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6, 4, -2। आप चेक करो ए बी वेक्टर निकालना है या बी ए, हमें निकालना ए बी, यानी हेड कहां पे है, बी पे है, तो हमें ये वेक्टर निकालना है ए बी। तो ए बी वेक्टर हमारा निकाल आएगा बड़ी आसानी के साथ, बहुत इजी है। ठीक है, क्या होगा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर होगा हमारा हेड का एक्स कोऑर्डिनेट 6 माइनस टेल का एक्स कोऑर्डिनेट 6 -2 आई कैप। ठीक है, हेड का वाई कोऑर्डिनेट 4, ठीक है 4 माइनस टेल का वाई कोऑर्डिनेट -3 जे कैप, प्लस हेड का एक्स जेड कोऑर्डिनेट -2 माइनस टेल का जेड कोऑर्डिनेट, कितना केक है। ठीक है, तो कितना आया ए बी वेक्टर, जरा देखें तो सही। ए बी वेक्टर आ गया हमारे पास 4 आई कैप प्लस जे कैप
-7 k कैप। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमें ए बी वेक्टर निकला, हमें निकालना है मॉड ऑफ ए बी। तो मॉड ऑफ ए बी क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 4 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट कितना है यहाँ -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, अंडर रूट 16 प्लस 1 प्लस 49, तो 49 प्लस 1 50, अंडर रूट 56। तो मॉड ऑफ ए बी की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी, अंडर रूट 56 है। तो ये आपका क्या निकल आया, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस निकल आई। ए बी वेक्टर की जो लेंथ होगी वो पॉइंट ए और ए बी वेक्टर की जो लेंथ होगी वो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस को बताएगी। ठीक है, ये लेंथ निकल आई, ए बी लेंथ निकल आई यार। ठीक है, अंडर रूट 56 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए बी। क्लियर, अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो ऐसे निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और अगर पोजीशन वेक्टर गिवन होते तो r2 माइनस r1 करके निकाल सकते हैं, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। क्लियर बच्चों, नाउ द लास्ट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को अगर मैं रिकॉल करा दूं, फर्स्ट लेक्चर में हमने शुरू में एकदम यूनिट वेक्टर पढ़ा है। यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड इज 1। तीन बातें मैंने बताई थी यूनिट वेक्टर के बारे में, whose मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, 1 या यूनिटी। यूनिट वेक्टर वो है जो कि यूनिटलेस, एक तो यूनिटलेस है या यूनिटलेस या यू कैन से डायमेंशनलेस। यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी। तो यूनिट वेक्टर वो है हमारा जिसकी यूनिट नहीं होती है। और तीसरी बात यह है कि इट एक्ट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इट एक्ट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम क्या करते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल, इसको हम मैंने कहा था जनरली हम स्मॉल लेटर्स के ऊपर कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स वाई जेड एक्सिस है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, तो हमने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पहले से ही एक यूनिट वेक्टर ले लिया है आई कैप। मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं यूनिट वेक्टर को, बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मैंने एप्लीकेशन देख लिया, इसलिए रिकॉल करा रहा हूं। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है जे कैप, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है के कैप। ठीक है, आई कैप का क्या मतलब है, आई कैप का मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर है जो कि कहां एक्ट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। इस आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और इसमें कोई यूनिट नहीं है, ये याद रखेंगे आप। जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, यूनिटलेस है, 1 इज अ यूनिटलेस। ठीक है, यूनिटलेस 1 से अगर ये आपका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बना रहेगा। मैंने आपको बताया था। तो यूनिट वेक्टर ये है मेरा। जब हम यूनिट वेक्टर से किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, ना तो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना उसकी यूनिट चेंज होती है। ठीक है, अगर इस 1 में यूनिट हो, अगर 1 kg हो, 1 ना हो के 1 यूनिट लेस ना हो के kg हो, तो ये आपका 5 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर क्या, ये यूनिट वेक्टर नहीं रहा। फिर यूनिट वेक्टर हमारा क्या होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमारा यूनिटलेस होता है। ये बड़ी बहुत मोटी मोटी बात है, इसको जहन में बैठा लेंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर मेरा ये काम करता है, जब भी मैं यूनिट वेक्टर से किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वांटिटी में कोई तब्दीली नहीं आती। क्वांटिटी का ना तो मैग्नीट्यूड बदलता है ना ही डायरेक्शन बदलती है। तो ना तो मैग्नीट्यूड बदलता है ना ही यूनिट बदलती है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। अब चूंकि ये वेक्टर है, इसमें कोई एक दिशा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो जब भी मैं यूनिट वेक्टर को किसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, उस क्वांटिटी में उस वेक्टर की दिशा आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। तो यूनिट वेक्टर जो है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज में डायरेक्शंस को लेके आता है। ठीक है, अगर वेक्टर क्वांटिटीज में मैंने किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को एक साथ दिखाना है, तो हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है। कैसे जरूरत पड़ती है, अगर आपसे कहा जाए कि F इज इक्वल टू एक 10 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है,
अगर मैं आपसे कहूं कि 10 न्यूटन का फोर्स कहां एक्ट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। दोनों बातें अलग अलग लिखी हुई, इन दोनों बातों को मैं एक जगह लाना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, जब मुझे पता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, 10 आई कैप न्यूटन। ये सब हम अपने डिस्कशन में ले चुके हैं, ठीक है। अब ये लिखा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। आई कैप से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, 10 नहीं बदला बिकॉज आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, न्यूटन भी नहीं बदला बिकॉज आई कैप इज यूनिटलेस, ठीक है। 10 न्यूटन ही बना रहा। क्या हुआ कि इस 10 न्यूटन में इस आई कैप की डायरेक्शन आ गई। अब ये बता रहा है कि ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये आपको बता रहा है कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स हूं जो कि कहां एक्ट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर का हमारे पास काम हुआ बच्चों क्वांटिटीज में डायरेक्शन को लेके आना। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैंने डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है तो बहुत मोटी सी बात है कि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है तो हाँ, वो डायरेक्शन के साथ क्वांटिटी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन को बताना है और दूसरी कोई बात यूनिट वेक्टर नहीं बताता, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्शन कितनी होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस होती हैं। 3 डायरेक्शन नहीं है बच्चों, ये इनफाइनाइट डायरेक्शन है। कहीं भी हो सकता है वेक्टर, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है, कहीं भी स्पेस में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास यूनिट वेक्टर हो, जब स्पेस कहीं भी हमारे पास वेक्टर हो सकता है, अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर है, ये भी एक डायरेक्शन है, 10 न्यूटन का फोर्स अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसको वेक्टर की, अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो मैंने क्या कह दिया था, 10 आई कैप। क्या कह दिया था, 10 आई कैप। क्यों कह दिया था, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर पता है पहले से ही, एक्स डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर पता है पहले से ही, इसलिए एक्स एक्सिस के लिए आई कैप यूज कर दिया। अगर 10 न्यूटन का फोर्स यहां एक्ट कर रहा है, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वेक्टर की फॉर्म में आने, इसको लाने के लिए हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। यूनिट वेक्टर ही बताएगा डायरेक्शन को, तो मुझे इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। मान लो ए कैप, ये कैसे फाइंड होगा इसको हम देखने चाह रहे हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए तो हमें पता है आई कैप, जे कैप, के कैप। इसके अलावा अगर कोई और डायरेक्शन है गिवन है हमें, वहां अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी एक्ट कर रही है, उसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो किसी और दिशा के लिए सबसे पहले हमें एक यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में फाइंड आउट करना पड़ता है। इस डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये यूनिटलेस है और ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जिस डायरेक्शन में ये फोर्स है। अब मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 10 ए कैप न्यूटन। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ए कैप कहां है, ठीक है। तो आप इसको देख के आसानी से इस फोर्स को लोकेट कर सकते हो कि एक 10 न्यूटन का फोर्स है जो कि वहां एक्ट कर रहा है जहां ए कैप है, ठीक है। तो इस ए कैप को निकालने का तरीका हम देखने जा रहे हैं। कैसे देखने जा रहे हैं कि अगर मैंने बताया था आपको, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, मान लो एक बात मैंने बताई थी, ये कोई वेक्टर है, ए इज एनी वेक्टर। ए क्या है हमारा, एनी वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका अपना कुछ मैग्नीट्यूड है और मॉड ऑफ ए इसका मैग्नीट्यूड है। सपोज पहली बात देखें, ठीक है, मॉड ऑफ ए इसका मैग्नीट्यूड है, तो मॉड ऑफ ए इज इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो, अगर मैंने इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका यह है कि अगर हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 10 है तो 10 से डिवाइड कर दूं,
तो 10/10 कट गया, तो ये एक वेक्टर बचा रह जाएगा सिंपली। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, ठीक है। तो इस फोर्स को 10 न्यूटन से डिवाइड कर दूं तो 10 कट जाएगा, न्यूटन कट जाएगा, खाली आई कैप बचा रह जाएगा। 10 आई कैप न्यूटन को 10 न्यूटन से डिवाइड कर दूं, यानी मैं क्या कर दूं, फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं। तो जब मैं डिवाइड करूंगा ये कटेगा, सिर्फ आई कैप बचा रह जाएगा। यानी जब हमने फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा तो यूनिट वेक्टर बचा रह गया। कहां बचा रह गया यूनिट वेक्टर? उसी वेक्टर की डायरेक्शन में। ये वेक्टर कहां एक्ट कर रहा था? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बचा रह गया। तो जब भी हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें उसी वेक्टर की डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। हमें क्या मिल गया? यूनिट वेक्टर मिल गया। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो अगर मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करना हो तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो इस डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, समझ ले मेरी बात को। अब अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो, देखो जरा, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो, आपसे कहे कि ये एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस है। अगर आपके पास ये पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको पता हो r1, और ये पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर पता हो आपको r2, आपको जरूरत है ए से लेके बी तक यूनिट वेक्टर निकालने की। ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत है। आपसे कहे कि इस लाइन के अलोंग पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर गिवन है, इस ए बी के अलोंग एक 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर आपसे कहा कि 10 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो आप 10 आई कैप न्यूटन कह दोगे, या वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो आप 10 जे कैप न्यूटन कहोगे, या जेड एक्सिस के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो आप 10 के कैप न्यूटन कहोगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, और पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आपको दे दे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप ऐसा कुछ, और बी का दे दे माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट, वो पोजीशन वेक्टर दे दे। और कहे 10 न्यूटन का फोर्स ए से बी की तरफ को एक्ट कर रहा है, तो आपको इस 10 न्यूटन के फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में लाने के लिए क्या चाहिए होगा? ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। इस ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, यही ना चाहिए होगा? तभी आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जो ए बी के अलोंग एक्ट कर रही होगी, उस वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? बहुत आसान तरीके से मैं इस ए बी वेक्टर को निकाल सकता हूं। देखो अभी मैंने बताया इस ए बी वेक्टर को कैसे निकालेंगे। मैं इस ए बी वेक्टर को निकाल सकता हूं। ये ए बी वेक्टर आप निकाल सकते हैं क्या? हेड का एक्स कोऑर्डिनेट r2, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर निकल गया। अब आपको ए बी वेक्टर पता लग गया। अब ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैंने अभी बताया किसी भी वेक्टर के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब आपको ए बी की डायरेक्शन में आपको ए बी वेक्टर पता लगा है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अब आपको ये कोई इसका अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा 10, 20, 50, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड होगी। आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इस वेक्टर को उठाओ और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये आपका आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में होगा, r2, r1 आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में होगा, तो ये आपका फाइनल आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में होगा। उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस वेक्टर को उठा के इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब आप ये इस वेक्टर को r2 माइनस r1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड करोगे, आप इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो आपको ए से बी की तरफ को पॉइंट करने वाला एक यूनिट वेक्टर, यू कैन से आर ए बी कैप, आपको ये आर ए बी कैप मिल जाएगा। आपको ये आर ए बी कैप मिल जाएगा। समझ रहे? इतना इजी है। अगर आपसे कह दे मान लो आपसे कह दे तीसरा
कि आपको एक आपका फोर्स है 100 न्यूटन का फोर्स एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। ठीक है, और 100 न्यूटन का फोर्स इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग ए से बी की तरफ को एक्ट कर रहा है। तो जब आपका 100 न्यूटन का फोर्स ए बी के अलाउंग एक्ट कर रहा है और इसको आपने वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले इस जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। ये एक्स एक्सिस नहीं है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। अगर क्या 100 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो कुछ करना नहीं, फिर तो हमें पता है पहले से ही 100 आई कैप न्यूटन कह दूंगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। पहले यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड होगा? यूनिट वेक्टर ऐसे फाइंड होगा, मुझे इस डायरेक्शन में इस कोऑर्डिनेट से ये वेक्टर पता लग सकता है ए बी। ये वेक्टर ए बी क्या आएगा? ए बी अभी मैंने बताया क्या आएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर पता लग गया। अब जब आपके सामने ए बी वेक्टर है तो इसका ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये कोई वेक्टर है, इसका अपना कुछ मैग्नीट्यूड है, 1 से बड़ा वेक्टर है। तो अब आपको इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इस वेक्टर को इसका मैग्नीट्यूड से उठा के डिवाइड करो। जब आपको डिवाइड करोगे तो आपको ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, कोई भी मान लो आर कैप या आर ए बी कैप, ये वेक्टर मिल गया। ठीक है, अब आपके पास जो 100 न्यूटन का फोर्स है उस 100 न्यूटन के फोर्स को आप इस आर कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर होगा 100 आर कैप न्यूटन। जो आर कैप आया होगा ये सॉल्व करके वो आर कैप रख दोगे। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है यूनिट वेक्टर का। अगर नहीं समझ में आया है दोबारा से वेक्टर को वीडियो को बैक करें, रिवर्स करें और दोबारा से सारा लेक्चर को दोबारा से देखें। समझना बेहद जरूरी, ये हमारा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है फिजिक्स में, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटीज को जब भी वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर क्वांटिटी एक्ट कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये मैंने कुछ तरीके बताए जिनकी मदद से, जिनका हेल्प लेकर आप जो है यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसी डिस्कशन पे और लेक्चर को खत्म करते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिया है मैंने, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 10√3 न्यूटन is applied in the direction of velocity of particle. Find force in vector form. ठीक है, आपको ये पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर गिवन है और 10√3 न्यूटन का फोर्स इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है। हमने इस फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 10√3 न्यूटन का फोर्स कहां एक्ट कर रहा है? 10√3 न्यूटन का फोर्स इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। 10√3 न्यूटन का फोर्स जिस वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो वेक्टर कौन है? वो वेक्टर है मेरा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में 10√3 न्यूटन का फोर्स है। इस फोर्स को मुझे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसका तरीका होगा कि मुझे सबसे पहले जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। अगर मुझसे कहता है 10√3 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो मैं 10 आई कैप कह देता सीधे सीधे। ठीक है, अब मुझसे कहा गया है कि 10√3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा? तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v। क्या होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर? वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड।
किसी भी वेक्टर को जब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसको किसी चीज से रिप्रेजेंट कर दो, मान लो ए कैप कह दिया मैंने, ए कैप, ठीक है, ए कैप, आर कैप, एन कैप, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो वी रखो यहां, वी कितना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड रखो यहां, मैग्नीट्यूड कितना है, 1 का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर प्लस माइनस 1, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3। तो आपके पास ए कैप जो है वो कितना आ गया, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। तो अब क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 10 रूट 3 न्यूटन का फोर्स इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये यूनिट वेक्टर मिल गया हमें, कहां मिल गया ये यूनिट वेक्टर, जहां वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यहां है, इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर मिल गया है क्या। तो अब 10 रूट 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया गया है और इस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर ऑब्टेन कर लिया। तो फोर्स जो वेक्टर फॉर्म में है वो कितना है हमारा, 10 अंडर रूट 3 ए कैप न्यूटन। मैग्नीट्यूड यहां गिवन है, यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में ये निकाल लिया, उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस ए कैप जो निकाला हमने, इस ए कैप को उठा के यहां डाल दो। जब आप यहां डालोगे आप, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 कैंसिल होगा, तो आपका फोर्स जो आ गया वो कितना आ गया, 10 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप न्यूटन। तो ये आपको बता रहा है, तो ये वेक्टर इक्वेशन आपको बता रही है कि ये 10 न्यूटन का फोर्स है जो कि कहां एक्ट कर रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। देखो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड में तब्दीली आई है, क्या, देखो ये डायरेक्शन आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, ये डायरेक्शन भी आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है। ये वेक्टर एक स्केलर, एक नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है 10, तो इसमें डायरेक्शन और इसमें डायरेक्शन एक ही है। ये वेक्टर और ये वेक्टर बता रहा है फोर्स जो है कहां है, इस वेलोसिटी की दिशा में है, बट इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से 10 टाइम ज्यादा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बड़ा, डायरेक्शन वही है। दिख रहा है आपको। तो मुझे ये वेक्टर मिल गया कितने रूट 3 न्यूटन का, 10 अंडर रूट 3 न्यूटन का, किस डायरेक्शन में, इस फोर्स की डायरेक्शन, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में। क्लियर बच्चों। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है क्वेश्चन बच्चों, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन एक्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -2, 4 टू पॉइंट बी, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 4, 3, 6। फाइंड फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास एक 100 न्यूटन का फोर्स है। तो देखो एक 100 न्यूटन का फोर्स है जो कि कहां एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट ए बी के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो हमने इस 100 न्यूटन के फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में बताना है। अगर वो हमसे कहता है कि 100 न्यूटन का फोर्स वाई डायरेक्शन में कर रहा है, तो हम 100 जे कैप कह देते सीधे सीधे। अब उसने ये तो कहा नहीं है हमें, उसने कहा है कि 100 न्यूटन का फोर्स कोई कोऑर्डिनेट होगा कहीं, मान लो ये कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना, ये पॉइंट है 3, -2, 4, और यहाँ कोई पॉइंट बी है, मान लो ये कितना है 4, 3, 6। इस ए बी के अलोंग वेक्टर एक्ट कर रहा है, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 100 न्यूटन का। तो जब ए बी के अलोंग 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस 100 न्यूटन के फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ए बी के अलोंग मुझे यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, ऐसे कोई ए कैप मान लो, कुछ भी लिख लो, ए कैप, एन कैप, आर कैप, व्हाटएवर, ठीक है। हमें ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा ए बी के अलोंग। यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा अगर मुझे ए बी के अलोंग कोई वेक्टर मिल जाए, तो मिल रहा है ना ए बी के अलोंग वेक्टर, ए बी के अलोंग वेक्टर ये मिल रहा है। ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर है 4x कोऑर्डिनेट माइनस
इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 माइनस 3 आई कैप प्लस 3 माइनस माइनस 2 करोगे 3 माइनस माइनस 2 तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 करोगे प्लस जे कैप और प्लस 6 माइनस 4 के कैप। ठीक है, तो मुझे ए बी के अलॉन्ग वेक्टर मिल गया बच्चों। कितना मिल गया देखो, 4 माइनस 3 आई कैप आ गया, 3 प्लस 2 5 जे कैप आ गया और 6 माइनस 4 प्लस 2 के कैप आ गया। तो मुझे ए बी के अलॉन्ग वेक्टर मिल गया। ठीक, अब मुझे ए बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूं, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं। जब मैं इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो मुझे इस ए बी के अलॉन्ग ये यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, जिसको मैंने ए कैप माना है। तो मुझे ये यूनिट वेक्टर मिल गया ए कैप। ठीक है, किसी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो मुझे ए बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मिल गया। तो 100 न्यूटन का फोर्स जहां एक्ट कर रहा था उस डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट कर लिया, ए बी रखो आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप और यहां इसका मैग्नीट्यूड रख दो। आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ए कैप जो है वो कितना आ गया देखो, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 25 प्लस 4। ठीक है, ये आपका निकल के आया। तो ए कैप आपके सामने आ गया बच्चों, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 30। ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर मिल गया आपको। कहां मिल गया यूनिट वेक्टर, ए बी के अलॉन्ग। तो आपका फोर्स आ गया, तो फोर्स इज कितना, फोर्स है 100 न्यूटन का। कहां है, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो 100 ए कैप इतना न्यूटन। ए कैप को उठाओ यहां डाल दो। जब ए कैप को उठा के यहां डालोगे तो आपका फोर्स आ जाएगा 100 अपॉन अंडर रूट 30, 100 अपॉन अंडर रूट 30 इंटू आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। इतने न्यूटन का फोर्स आपके पास आ गया, इतना न्यूटन। समझ रहे, इतना इजी वे है करने का क्वेश्चन को। आपको किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको जिस डायरेक्शन में क्वांटिटी एक्ट कर रही है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का क्या एप्लीकेशन है हमारा, यूनिट वेक्टर का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है हमारे फिजिक्स में कि वेक्टर क्वांटिटीज में अगर डायरेक्शन को लेके आना है तो डायरेक्शन को लाने का काम हमारा कौन करता है, यूनिट वेक्टर करता है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को, इस वेक्टर को आप बहुत अच्छे से करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरा यहां तक का वेक्टर अब आपके लिए ये चैप्टर, इससे अगला चैप्टर खत्म करने के लिए काफी है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में कि हमें वर्क एनर्जी पावर में एंड रोटेशनल डायनेमिक में जरूरत पड़ेगी। यहाँ अभी हमें 2 चैप्टर में जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोगों के स्कूल में हो गया होगा तो आप मुझसे कह दीजिएगा, मैं उसको बीच में 2 लेक्चर आपको, एक बार एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट ये सेंड कर दूंगा, ये भेज दूंगा आपके पास। आपको जरूरत है इस वेक्टर को, इतने वेक्टर को बहुत बहुत अच्छे से करने की, तब आप प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से कर पाओगे, तब आप सर्कुलर मोशन को अच्छे से कर पाओगे, तब आप जो है आगे के जो चैप्टर्स हैं हमारे जो कि वेक्टर पे ही बेस्ड हैं उनको बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इस वेक्टर को मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे बहुत अच्छे से करें। और फिर एक बात और समझा दूं आप कि सारे नोट्स मेंटेन करते हुए चलें। ठीक है, जिन बच्चों के, जो बच्चे कोचिंग आना चाहते हैं कोचिंग वो आ जाएं। हम 2-2 3-3 के ग्रुप में बच्चों के परेशानी, डाउट डिस्कशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग कोचिंग आ सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कोचिंग आप आ सकते हैं इवनिंग टाइम में 4:30 से 7:30 के बीच में आप मेरे पास आ सकते हैं। एक बार मुझे कॉल कर लें आने से पहले। ठीक है, बहुत बड़े वॉल्यूम में हम बच्चों को नहीं बुला रहे हैं, 2-2 3-3 4-4 के ग्रुप में बुला रहे हैं क्योंकि कोचिंग में बुलाने की परमिशन नहीं है और दूर दूर बच्चों को बिठाया जा रहा है। ठीक है,
सारे जो प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। मास्क लगा के आए, पेरेंट्स से परमिशन लेके आए, ठीक है, मास्क लगा के आए, परमिशन लेके आए। इस रूम कोचिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी हिफाजत खुद करते हुए आए। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे।